हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। यह 10th क्लास का चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इनका परिवार कैसा होता है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर प्राकृत संख्याओं से, प्राकृत संख्याओं से, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। यह क्या होती हैं बच्चों? जो जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज करते हैं या गिनती में हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि गिनती में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है प्लस की होंगी और पूर्णांक होंगी। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों ऐसी संख्याएं जो पूरी होती हैं, मतलब जो पॉइंट दशमलव वगैरह में नहीं होती हैं। जैसे हम एक सिंपल सी बात करें, जैसे हम वस्तुओं को गिनते हैं तो देखिए, हम कोई भी वस्तु या किसी भी व्यक्तियों को या वस्तुओं को हम गिनते हैं तो हम जनरली बात करते हैं, जैसे काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं। ऐसा नहीं बोलते 1 फिर 1.2 1 फिर 1.1 फिर 1.2 या 1.5। जैसे आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं बच्चों, तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर आप खरीदते हैं तो जो वस्तुएं लेंगे वो कैसी लेंगे? या तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 10 लेंगे या 20 लेंगे, ठीक है, मतलब पूर्णांक में लेंगे आप। ऐसा नहीं कि आधे में ले लिया। जैसे कि मान लीजिए आप केले खरीदने गए हैं तो या तो 1 केला ले लो या 5 केले ले लो या 10 केले ले लो या 1 दर्जन ले लो, मतलब 12 केले ले लो। इस तरह से ऐसा नहीं कि 1.5 केला ले लो, 10.5 केला ले लो या 15.25 केले ले लो। इस तरह से नहीं बोलते, मतलब ये वाली संख्याएं नहीं आएंगी, ये पूरी संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। पूरी संख्या का मतलब है जैसे 1 कंप्लीट नंबर है, पूरा नंबर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, धनात्मक संख्याएं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इन्हें हम कैपिटल N से दर्शाते हैं, इसलिए हम इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसलिए N से दर्शाते हैं। चलिए इस तरह से कैपिटल N इक्वल्स टू, मान लिया हमने 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं ये संख्याएं, ठीक है। 1 से शुरू होकर ये कहाँ तक जाती हैं बच्चों? अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या होती है 1, लेकिन सबसे बड़ी हमें पता नहीं है या हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। आपने कोई नंबर बता दिया कि 9 आपने बोल दिया कि 1000 बार आएगा 9, तो एक ने क्या करा, दूसरे ने 1000 बार, मतलब 1000 बार लिखा आपने, ठीक है, दूसरे ने क्या करा 1001 बार लिख दिया, तो वो आगे पहुंच गया। फिर आपने बोला लाख, तो उसने 1,00,001 लगा दिया। मतलब यह समस्या हमेशा चलती जाएगी। तो यह कभी भी आप सबसे बड़ी संख्या हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या कोई नहीं है, क्योंकि सभी के हिसाब से अलग अलग रहेगी, इसलिए इसे निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्राकृत संख्याओं में गिनती में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं हम उन्हें प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल N से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये संख्याएं होती हैं।
जिनका हम वस्तुओं को गिनने में उपयोग करते हैं, ये पूरे पूरे नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नहीं आते, दशमलव वाले इसमें शामिल नहीं होते। एक के बाद डायरेक्टली 2 आएगा, फिर 2 के बाद डायरेक्टली 3 आएगा, ऐसे ही 4, 5 ऐसे आएंगे। इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? यदि जो गिनती की संख्या है या प्राकृत संख्याओं में शून्य और शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या कर रहे हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य मतलब जीरो शामिल करने पर, शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याएं बनती हैं पूर्ण संख्याएं बनती हैं बच्चों। तो इनको हम होल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इन्हें W से दर्शाते हैं। तो W बराबर हो जाएगा आपका पहला नंबर 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ता जाएगा, यह भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें भी देखिए पूरे पूरे नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपको पता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। और सबसे बड़ी निर्धारित नहीं कर सकते, सबसे बड़ी निर्धारित नहीं की जा सकती, या कोई नहीं होती है, ऐसा भी लिख, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिएगा यह हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हमने क्या शामिल करा? ओनली 0 शामिल करा, मतलब शून्य शामिल करा। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। नंबर 3 पे आते हैं हम, पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करते हैं बच्चों। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक मतलब पॉजिटिव, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं शून्य और सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या मतलब? जो संख्याएं थी, धनात्मक संख्याएं थी, उनमें माइनस यूज कर लिया, माइनस लगा दिया, तो यही ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं, या प्राकृत संख्याओं का परिवार पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कहलाता है। इसमें इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इसलिए या तो हम इनको I से दर्शाते हैं या फिर हम इन्हें Z से दर्शाते हैं। इनमें क्या होता है? 0 होता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे हम इस तरफ भी चलते जाते हैं, और इधर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह प्लस अनंत तक, और यहाँ पर माइनस अनंत तक चले जाते हैं। इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जो संख्याएं हैं ये सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं, और ये वाली कौन सी हैं? सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हो गई। ये कौन सी हैं? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हो गई। ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हैं। ये कौन है? 0 है। ठीक है, और ये कौन है? ये है, ये सब इधर को जा रहे हैं हम, तो ये कौन सी हैं? सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं से शामिल इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों देखो,
इसमें एक चीज और है, पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, तो पूर्णांक संख्याओं में आपने देखा, इन संख्याओं में देखिए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। सिर्फ हम बीच में जो संख्याएं जैसे 0 है, 1 2 3 ये संख्याएं बता सकते हैं, या माइनस में -1 -2 -3 इस तरह से माइनस में जाते जाते हैं, लेकिन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं इनमें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। दूसरी बात यह है, यह भी पूरी संख्याएं होती हैं, कंप्लीट संख्याएं होती हैं। समझ में आया? इसमें भी पॉइंट वाली संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्याओं के बारे में। नंबर 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q और Q 0 ना हो। ठीक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो P और जहां P और Q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो देखिए P/Q के रूप में इनको हम लिख सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि लिखे ही हों, ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कैसी संख्याएं होंगी, इनको हम Q से दर्शाते हैं। इनको किससे दर्शाते हैं बच्चों? Q से दर्शाते हैं। Q जैसे 1/2, 3/4, 5/6, माइनस का 2/3, 4/5, माइनस का 4/5 ऐसे। ठीक है, या फिर मतलब ये इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। या फिर दूसरी बात यह है, कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनको, या फिर हम बोल दें यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ये संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। या फिर जैसे कि मान लीजिए प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 4 लिखा है, तो मैंने कहा था आपसे, देखिए यहां पर लिखा वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इनको क्या बटे में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यदि हम इनके बटे में, अभी इसका ओरिजिनल मान क्या है, 1 है। यदि हम 1 के बटे में 1 लगा देते हैं तब भी ओरिजिनल मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसे 0 है, 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे 0 है, अब इसको बटे में बनाना है तो हम क्या करेंगे, 0 के बटे में 1 लिख देंगे। तो यहां पर देखो ये बटे वाला काम भी हो गया, मतलब बटे में भी दिखाई दे रही है। और यह क्या है, एक मतलब इसका जो ओरिजिनल मान है, आंसर 0 है तो वह 0 भी है। तो यह क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। 1/1, इन सबको हम बटे में करके लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, और हम बटे में बना सकते हैं, उनको बटे में लिख सकते हैं। तो यह सब क्या हो जाएंगी, आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे पूर्णांक संख्याओं को भी हम किस में लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि भिन्न की बात आती है। भिन्न जनरली हम देखते हैं, देखो भिन्न का प्रकार तो ये होता है, 2 प्रकार के भिन्न, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। सम भिन्न होता है, विषम भिन्न होता है और मिश्रित भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न, यदि जो परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं उनको हम भिन्न कहते हैं। जो परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं बच्चों, धनात्मक होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भिन्न के बारे में, अभी इतना समझते हैं। तो परिमेय संख्याओं में आपने समझा कि P/Q के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं
बोलते हैं। और परमेय संख्याएं शांत दशमलव और अशांत आवर्ती टाइप की होंगी। यदि हम इनका मतलब दशमलव में देखें इनको तो इस तरह की होंगी। ठीक है, तो देखिएगा अभी हम इस पे भी और चर्चा करेंगे। तो परमेय संख्याएं कैसी होंगी? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं हम। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम सीधे से शब्दों में कहें, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q 0 ना हो, इसके लिए बात कर रहे हैं हम। P/Q क्यों? क्योंकि Q यदि 0 आता है तो गणित की भाषा में उसे पाप माना जाता है, क्योंकि 0 का कभी भी डिवाइड करते हैं तो ऐसी कोई नंबर ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड कहा जाता है, निर्धारित नहीं करा जा सकता। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो P/Q के रूप में नहीं ले सकते, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वो नंबर कैसे होंगे, दूसरे शब्दों में बोलें अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं। अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी? जैसे कि मान लीजिए इनको हम Q डैश से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? Q के ऊपर एक इस तरह का डैश लगा देते हैं, उससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं कैसी होंगी? रूट के अंदर होंगी, अंडर रूट में होंगी या तो। ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, ऐसे नंबर्स जैसे P हो गया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 तो बाहर आ जाएगा इसलिए 4 नहीं होगा, 5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। अब 8 के बारे में आप बोलेंगे सर जोड़ा तो बन रहा है, तो देखिए इसका जोड़ा क्या बनेगा? 2 × 2 × 2 का बनेगा, तो 1 2 बाहर आएगा, 1 2 बाहर आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पर 1 बच गया कि नहीं बच गया? तो इसलिए इसको हम किस में? अपरिमेय संख्याओं में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं या अशांत अनावर्ती संख्याएं। इनको अशांत अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं और इनको अशांत अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं, लेकिन आप अशांत आवर्ती से याद रखें और इसको अशांत अनावर्ती से याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पाई हो गया, पाई का मान हम जनरली 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक मानते हैं, 3.14, लेकिन ये इन्फाइनाइट तक होता है। पाई हो गया, और जैसे 0 जैसे मान लीजिए 0.2, फिर 002, फिर 0002, इस तरह से ये इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम आते हैं दशमलव प्रसार में। दशमलव प्रसार में 2 टाइप का दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत दशमलव होता है बच्चों, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत दशमलव में कौन होगा? शांत दशमलव में ऐसे नंबर जिनका हम, जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/2 में यदि हम 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए दशमलव का 0 ले लिया, मतलब भाग न जाने का 0 ले लिया, फिर दशमलव लगा दिया। अब हमें यहाँ पर 10 बना लेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार चला जाएगा, तो 0.5 आ गया। तो आपको पता दशमलव के 1 अंक बाद इसका दशमलव प्रसार खत्म हो गया। मतलब जब हम, अब देखो इसी को हम डेफिनेशन में लिखते हैं, मतलब परिभाषा के रूप में बताते हैं या हिंदी के शब्दों में बताते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? जब हम अंश में हर का
भाग लगाते हैं तो भागफल की क्रिया दशमलव के कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। जैसे इसमें चला गया, जैसे और भी देखिए, जैसे हमने लिखा 4/5, तो आप देखेंगे तो इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 पूरी तरह से चला गया। अब देखिए और भी लेते हैं, जैसे हमने लिया 5/2, तो 5/2 लिया या 5/4 ले लिया। 5/4 लेंगे तो एक बार जब भाग जाएगा तो क्या बच गया, 1 बच गया यहाँ पर। फिर हमने उसको दशमलव, अब भाग जाएगा नहीं तो इसलिए दशमलव लगाया तो बना लिया 10, और 10 में यदि हम 4 का भाग लगाएं, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, फिर कितना बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। फिर उसको 20 कर लेंगे तो 2 पंजे 10, तो दशमलव के 2 अंकों बाद यह क्या है, खत्म हो गया। ठीक है, और देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 9/8 ले लिया, 9/8 में भाग लगा रहे हैं, एक बार लगाएंगे। ठीक है, तो 8 एकम 8, एक बार गया, फिर 1 बच गया, एक भाग नहीं जाएगा इसलिए दशमलव लगाया, फिर 10 कर लिया, फिर 8 एकम 8, 1 आ गया, मतलब फिर 2 बच गया, फिर 20 कर लिया हमने, 8 दूनी 16, 2 बार गया, फिर 4 बच गया, फिर 0 बढ़ा दिया उसमें तो 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो आपने देखा 1.125, मतलब दशमलव के 3 अंकों बाद ये खत्म हो गया। इसको बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव क्या होता है बच्चों, अशांत दशमलव होता है जब हम अंश का हर में भाग लगाते हैं, जैसे 1/3 अंश में ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाएंगे तो देखो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए हमने क्या करा, 0 कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 और दशमलव लगा दिया। अब यहाँ 10 बना लिया तो 3 तिया 9, फिर कितना बच गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर क्या करा, 3 तिया 9। यदि हम इसका भाग लगाएंगे तो ये बताइए क्या आज शाम तक इसमें भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। यदि मैं बोलूं कि 1 महीने बाद चला जाएगा, आप बोलेंगे नहीं जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या कभी भी हम लाइफ टाइम भाग लगाते रहें तब भी यह कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह की संख्या को, अब देखिए यह बार बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख देते हैं, 0.3 पे बार लगा देते हैं, इस तरह का एक चिन्ह लगा देते हैं, एक रेखा इस तरह की खींच देते हैं, उसको हम बोलते हैं बार। ठीक है, तो यह हो गया क्या, अशांत दशमलव। मतलब यहां पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक या 2 अंक या 3 अंक इस तरह से रिपीट होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स और भी, जैसे कि मान लीजिए आपने 2/3 ले लिया, अब भाग लगाएंगे आप तो भाग न जाने की 0 आ गया, फिर 20 हो गया, 3 18, फिर 6 बार गया। ठीक है, तो 2 बच गया, फिर 3 18, 3 18, इस तरह से ये आता जाएगा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 0.6 पे बार। इस तरह के नंबर्स को, इस तरह के प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, इनमें भी शांत दशमलव प्रसार और अशांत, शांत की क्या परिभाषा ली आप, देखिए आपने, शांत दशमलव की परिभाषा है जब अंश में हर का भाग लगाते हैं तो भागफल की क्रिया दशमलव के 1 अंक, 2 अंक या कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाती है, अर्थात खत्म हो जाती है, तो उस प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अशांत क्या होता है, अशांत होता है जब हम अंश में हर का भाग लगाते हैं तो दशमलव की क्रिया लगातार चलती जाती है, मतलब पुनरावृत्ति होती जाती है, 1 अंक, 2 अंक या 3 अंक की पुनरावृत्ति लगातार होती जाती है, या और ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति लगातार होती जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसमें भी 2 टाइप के अशांत दशमलव भी 2 टाइप का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती कौन सा है, अशांत आवर्ती जब हम, जैसे मान लीजिए 1/3 भाग लगा रहे हैं तो क्या आया बच्चों, 0.3 इस तरह से आएगा।
3 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 0.3 पे 12 लगा दिया, मतलब 3 का पैटर्न बना रहा है ये। जैसे हमने देखा 2/3 में भाग लगाएंगे 0.6 इस तरह से आएगा, तो ये कितने का 0.6 मतलब ये पैटर्न बना रहा है 6 का। तो इस तरह से ये नंबर जो हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अशांत तो हैं और आवर्ती हैं, मतलब एक ही अंक या 2 अंकों की पुनरावृत्ति लगातार होती जा रही है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती में ऐसे नंबर्स जो पैटर्न नहीं बनाते हैं, जैसे 0.2 आया, फिर 002 ले लिया, फिर 0.002 आ गया, फिर 4 टाइम्स 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका पैटर्न सही नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है। जैसे इनका 3 3 आ रहा है, उसके बाद एक ही नंबर, मतलब एक या 2 नंबर, जैसे 1 2 3 आया, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, इस तरह से ये 1 2 3 चलता जा रहा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से चलता जा रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अभी 2 जीरो आई, फिर 3 जीरो हो गई, फिर 4 जीरो हो गई, इस तरह से ये बढ़ेगा। और भी नंबर ले लो आप, 0.1, फिर 0.001, फिर 4 टाइम्स 0 1 हो सकता है, फिर 8 टाइम्स 0 आ जाएगा, इस तरह से ये नंबर्स, ठीक है। या पाई हो गया। इन नंबर्स का आप दशमलव में मान निकालते हैं, √2 का मान क्या होता है? 1.414 लेते हैं वैसे, और आगे भी होते हैं, जैसे √3। हम भाग विधि से 8th क्लास में हमने पढ़ा है, भाग विधि से जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का मतलब बनाते हैं। हालांकि हम 3 अंकों तक ही लेने के बाद, मतलब भाग लगाने के बाद 3 अंकों तक ही देखते हैं, और 3 अंक आ जाते हैं तो छोड़ देते हैं, और बाकी आगे भी ये होता जाता है। 1.732 इस तरह से ये आगे होता जाता है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। इनको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दशमलव प्रसार के दो टाइप होते हैं, या मतलब 2 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? एक शांत और एक अशांत। अब इनको क्या है ये समझ लीजिए कि इंसान हैं ये, ठीक है। तो शांत दशमलव, शांत और अशांत दो बच्चे हैं, ऐसा समझ लीजिए दशमलव प्रसार के, जो क्या करते हैं, एक ऐसा है कि जो शांत रहता है और जिसको भूख लगती है तो वो रोता है, और जब हम उसको क्या है कि तो जो भी खिला देते हैं, सुबह सुबह जो भी खिला दिया तो वो शाम तक क्या मतलब खिला देते हैं तो वो शांत हो जाता है, मतलब उसको भूख नहीं लगती है। फिर समझ में आया। और एक होता है अशांत। अशांत को खिलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, उसकी भी 2 वैरायटी हैं। मतलब उस अशांत वाले में भी क्या हो जाता है, 2 वैरायटी आ जाती हैं। मतलब 2 यूँ समझ लें, उसके 2 तरह के पेट हैं। एक पेट इस तरह से है कि मान लीजिए कि एक, जैसे हमने उसको सुबह सुबह कुछ दे दिया तो वह जो खाएगा फिर उसी को बार बार मांगेगा, उसी चीज़ को बार बार मांगेगा, उसकी भूख शांत नहीं होती है। इसकी भूख शांत हो गई थी, ये इसको जो भी खिलाया सुबह खिला दिया, शाम तक फ्री। और ये क्या है, ये बार बार मांगेगा, इसकी भूख शांत नहीं होती है। और इसके भी क्या हैं, 2 टाइप के 2 पेट हैं, समझ। तो 2 पेट इस तरह से हैं, यदि इसको हमने कुछ खिलाया, ठीक है, तो फर्स्ट वाला पेट क्या करता है कि यदि हमने मतलब इसको कुछ भी खिला दिया, जो भी है, मान लीजिए केला खिला दिया, तो ये बार बार केला मांगेगा, ठीक है। तो या फिर मान लीजिए हमने इसको सेब और केला खिला दिया, तो ये सेब फिर केला फिर सेब फिर केला फिर सेब फिर केला, इस तरह से मतलब सीक्वेंस में मांगेगा। यदि मान लीजिए हमने इसको दाल चावल रोटी खिला दिया तो ये क्या मांगेगा, पहले दाल मांगेगा, फिर चावल मांगेगा, फिर रोटी मांगेगा, दाल चावल रोटी, इस तरह से ये चलेगा। लेकिन ये अशांत मतलब इसका दूसरा पेट जो है, यदि मान लीजिए ये जो अशांत है वह दूसरे पेट में इसका खाना जाता है, तो उसमें क्या रहता है कि यह उस पोजीशन में, मान लीजिए इसने कुछ जो हमने खिलाया उसको खा लिया, उसके बाद फिर बोलने लगा कि फिर खाना चाहिए इसको, तो खाना चाहिए तो इसको कुछ भी देंगे, फिर ये दूसरी चीज़ मांगेगा, फिर तीसरी। हमें पता नहीं है कि यह क्या मांगेगा, इसका फिक्स है, इसका हमें पता है कि यदि इसने मतलब ये मांगा है तो दूसरी बार भी यही मांगेगा ये, ठीक है। जैसे दाल चावल रोटी मांग रहा, दाल चावल रोटी, अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद फिर बोला, तो फिर हमने दाल चावल रोटी दे दिए, थोड़ी देर के लिए शांत, फिर दाल चावल रोटी दे दिया, फिर थोड़ी देर के लिए शांत, इस तरह से ये चलेगा,
ठीक है। लेकिन यह क्या है, इसको दाल चावल रोटी दे दिया तो फिर और कुछ मांगेगा, फिर और कुछ मांगेगा, फिर और कुछ मांगेगा, तो यह कभी भी खत्म, मतलब यह खत्म भी नहीं हो रहा है, और दूसरी बात है एक जैसी मतलब पैटर्न नहीं बनाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में हम बात करेंगे तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, हमने 4, 5, 6 तक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर पे वास्तविक संख्याएं ली हमने, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में प्राकृतिक, सेकंड में पूर्ण, पूर्णांक, फिर परिमेय, अपरिमेय, हाँ 6 नंबर पे आएगा तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं पे बात कर रहे हैं हम। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्याएं और सभी, ऐसा लिखो, सभी परिमेय, परिमेय और सभी अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय या परिवार बोल सकते हैं, ठीक है। समुच्चय क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। इन्हें हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इसमें देखिए सभी नंबर आ जाएंगे, इसमें सभी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। और सभी अपरिमेय संख्याएं आ जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं शामिल होंगी, ठीक है। मतलब Q और Q डैश का कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, आपका वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब देखिए आपने अभी देखा कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल थीं। परिमेय संख्याओं में देखिए शांत दशमलव शामिल था, आपका शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव इसलिए क्योंकि देखिए जैसे 0.4 लिखा है तो हम इसको 0.4 लिखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। कैसे कि पॉइंट हटाएंगे और ये बटे में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, और कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो देखिए ऐसे बनाने मतलब ऐसे बटे वाले मानों को, परिमेय वाले मानों को P/Q के रूप में जो थे उनको हमने दशमलव में बनाना सीखा था, तो इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव। तो आपको पता है कि परिमेय संख्याओं में ये संख्याएं शामिल हो जाएंगी। दूसरी बात अशांत, अशांत भी कौन सी, आवर्ती, अशांत, अशांत आवर्ती, आवर्ती भी कैसे बटे में हो जाएंगी, क्योंकि आपने देखा 0.3 पे बार लगा है, बार हटाते हैं तो हम क्या करते हैं 3/9 लिखेंगे इसे, तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ गया। तो देखा आपने कि यह भी बटे में बन गई। तो मतलब यह संख्याएं शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती किसके अंतर्गत आता है, परिमेय संख्याओं में आता है। और अपरिमेय संख्याओं में कौन आता है, अशांत, अशांत अनावर्ती, जो अलग अलग चीज़ें मांगता था, मतलब भूखा रहता है लेकिन अलग अलग चीज़ें मांगता है। ये कैसा है, भूखा रहता है मतलब इसको बार बार भूख लगती है लेकिन एक ही टाइप की चीज़ें मांगता है, और ये अलग अलग टाइप की चीज़ें। तो इनको क्या बोलेंगे, जैसे हमने पाई का मान ले लिया या रूट वाले नंबर से ले लिया, रूट में जैसे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 0.2, 002, 00002, इस तरह से ये नंबर्स, इनको अशांत, ये किस में आएंगे, ये परिमेय में आ जाएंगे और ये अपरिमेय में आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों वास्तविक संख्याओं का परिवार बनता है। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 7, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं जिनको हम काल्पनिक संख्याएं भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोल दो या अधिकल्पित संख्याएं बोल दो, काल्पनिक या अधिकल्पित। अधिकल्पित संख्याएं क्या होती हैं, अधिकल्पित संख्याएं, ठीक है। वो संख्याएं जिन्हें हम
जो वास्तविक नहीं होती हैं, सिंपल से शब्दों में बोलें तो जो वास्तविक नहीं होती, मतलब अंडर रूट में करणी में इनका मान कैसा आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव रहती हैं ये संख्याएं। जैसे मान लीजिए -p सपोज, जैसे -1 अंडर रूट -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट -4 अंडर रूट -5। अब आप बोलेंगे ये 4 तो बाहर आ रहा है, लेकिन ये अंडर रूट में नेगेटिव नंबर हैं। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इन्हें चाहे आर डैश से शो करते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर डैश से, ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले इसमें, ऐसा जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती, वास्तविक नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या बोलते हैं। इनको आर डैश से दर्शाते हैं। आर डैश में आपकी संख्याएं आ जाएंगी नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3, इस तरह से ये संख्याएं चलेंगी, ठीक है, -4 आदि, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं, और ये हो गई बच्चों वास्तविक संख्याएं। चलिए अब हम थोड़ा इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में बात करेंगे तो वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। एक होता है परिमेय संख्याएं, एक होता है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में भी आपको पता है, परिमेय संख्याएं प्राकृत हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं। दूसरा पूर्ण संख्याएं होती हैं। नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और कौन सी होती हैं बच्चों, अभी पढ़ा हमने शांत दशमलव संख्याएं रहेंगी, और अशांत आवर्ती, ये किस में आएंगी, परिमेय के अंतर्गत आ जाएंगी। ये इसलिए आ जाएंगी कि 1 2 3 ये लिखा हुआ है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको बटे में लिख सकते हैं। 1/2 यहाँ पर 1/1 2/1 इनके अपॉन में बन करके लिख सकते हैं। इसलिए ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 ये होती हैं। इनको भी हम 0/1 इस तरह से लिख सकते हैं, 0/1 1/1 और 2/1 इस तरह से लिख सकते हैं इन नंबर्स को, ठीक है। तो इसलिए पूर्णांक 0 -1 -2 इस तरह से चलेंगी इधर को, और 1 2 3 इधर को चलेंगी। तो हमने देखा कि इनको 0/1 -1/1 और -2/1 इस तरह से हम इनको बटे में करके 1/1 2/1 इस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं है, ठीक है। Q की जगह 0 नहीं ले सकते आप, क्योंकि पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन नंबर्स को हम बटे में बना रहे हैं, इसलिए परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, शांत दशमलव कौन सा, जैसे अभी बताया था आपको कि 1/2 लिखा है, इसको 0.5 कर देंगे। दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद 1 अंक 2 अंक बाद ये खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे 0.45 इस तरह के नंबर, कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है। जैसे 5/4 ले लो, तो यह क्या हो जाएगा, यह 5/8, चलो 4 ही ले, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के नंबर दशमलव के 1 अंक या 2 अंक बाद ये खत्म हो जाते हैं, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। अशांत कौन से बच्चों, अशांत आपने देखा है, जैसे 1/3 लिखा है, 0.3 पे बार लगा दिया। जैसे 2/3 था, तो इसको 0.6 पे बार, तो ये अशांत आवर्ती हैं। तो इनको भी हम बटे में लिख सकते हैं, इन सब को हमने बटे में लिख सकते हैं, इनको भी हम बटे में लिख सकते हैं, ये भी बटे में बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं भी बटे में हो जाती हैं, प्राकृत संख्याएं भी बटे में हो जाती हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन भी लिखी थी परिमेय संख्याएं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में बना सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वो लिखी ही हों,
हम जिनको लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब जो करणी में करणी में रहेंगे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, जैसे कि √2, √3, √4, √5, सॉरी 4 तो बाहर आ जाएगा, √6, √7, ऐसे नंबर्स, पाई हो गया। और दूसरा क्या, अशांत, अशांत कौन सा, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती जो किससे बाहर नहीं आता है, मतलब जिनका पैटर्न नहीं बनता है, दशमलव जैसे 0.1, 0.1, 001, 4 टाइम्स 0.1, इस तरह के नंबर्स, ठीक है। या पाई ले लो, पाई भी इसी में आ जाता है, और इनका भी दशमलव प्रसार करते हैं तो ये आ जाते हैं। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। तो यह वास्तविक संख्याओं का स्ट्रक्चर है इस तरह से कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं में कौन आ जाता है, अशांत, आवर्ती, और जो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है वो नंबर्स आते हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा और भी नंबर्स होते हैं उनकी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बॉक्स है, क्या है बच्चों, बॉक्स है। बॉक्स में आपने क्या करा, सबसे छोटा वाला बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने क्या करा, प्राकृत संख्याओं को भर दिया, जितनी भी संख्याएं 1 से उठा के इसमें डालते गए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे पूरे पूरे नंबर आप डालते गए। कहाँ, बहुत सारे डाल दिए आपने, इतने की गिनती नहीं है, ठीक है, बहुत सारे नंबर डाल दिए। और आपने क्या करा, इसको पैक कर दिया, और इसमें इसको पैक करके इसमें लेबल लगा दिया, चिट लगा दिया, किसकी, प्राकृत संख्याओं की चिट लगा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, एक बड़ा सा बॉक्स लिया, बड़ा सा बॉक्स लेके आपने क्या करा, उस बॉक्स में इस प्राकृत संख्याओं के बॉक्स को भी फिट कर दिया, मतलब उसी में डाल दिया, उसमें में भर दिया, और अलग से आपने क्या करा, एक जीरो और अलग से डाल दिया। तो और फिर उसको पैक कर दिया, पैक करने के बाद उसमें पूर्ण संख्याओं का लेबल लगा दिया, पूर्ण संख्याओं का उसमें नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करें, उसके बाद आपने क्या करा, एक बड़ा सा बॉक्स लिया, उस बॉक्स में क्या करा, उस बॉक्स में आपने पूर्णांक, मतलब यह पूर्ण संख्याओं का जो बॉक्स है जिसके अंदर प्राकृत संख्याएं भरी हुई हैं उसको रख दिया, और साथ में आपने नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 ऐसे बहुत सारे नंबर भर दिए, इतने भर दिए कि गिनती नहीं है। तो इसको हम बोले, और उसमें आपने उसको बंद कर दिया, उसमें लिख दिया आपने पूर्णांक संख्याएं, क्या लिख दिया, पूर्णांक संख्याएं लिख दी। अब इस तरह से फिर आपने क्या करा, एक दूसरा और बॉक्स लिया उससे बड़ा वाला, उस बॉक्स में क्या करा बच्चों, आपने उसमें पूर्णांक संख्याओं के बॉक्स को भर दिया, और दूसरा आपने क्या करा, इसमें कुछ संख्याएं और थीं, जैसे कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ये संख्याएं भर दी, ठीक है। और इसमें इसको पैक कर दिया, और इसमें आपने परिमेय संख्याओं की चिट लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर एक अलग से दूसरा बॉक्स लिया, इस बॉक्स को बंद कर दिया, फिर एक दूसरा बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने क्या करा, उस बॉक्स में करनी वाली √2, √3 ऐसी संख्याएं भर दी, √5 इस तरह के नंबर्स भर दिए, और दूसरा अशांत अनावर्ती संख्याओं को भी इसमें डाल दिया, और इसको बंद कर दिया, बंद करके इसमें अपरिमेय संख्या की चिट लगा दिया, अपरिमेय संख्या लिख दिया। फिर आपने क्या करा, इन दोनों बॉक्सों को उठाया और एक बड़े से बॉक्स में डाल दिया। अब ऐसे बॉक्स में डाल दिया, देखिए यह पूरा परिमेय संख्याओं का बॉक्स और यह अपरिमेय संख्याओं का बॉक्स, और उसको आपने क्या करा, बंद कर दिया, और उसमें लिख दिया वास्तविक संख्याओं का उसमें लेबल लगा दिया, मतलब वास्तविक संख्याएं लिख दी आपने। तो यह कंप्लीट बॉक्स जो है वह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगा बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।
चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं ट्रू फॉल्स वगैरह में, फिलअप वगैरह में, खालिस्तान वगैरह में, और सत्य सत्य वगैरह में आते हैं, मतलब मैच द कॉलम वगैरह में भी आ जाते हैं, मतलब सही जोड़ी वगैरह में भी आते हैं। तो हम उन पे डिस्कस करते हैं कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा, यह स्ट्रक्चर है, आपसे बोला जाएगा सभी, जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, सभी सत्य सत्य में जैसे आता है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऐसा आ गया। तो यह सही है या गलत है, आप बताइए। तो देखिए बच्चों, सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब जितनी भी ये प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सही है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, अभी हमने देखा कि पूर्ण संख्याओं के बॉक्स में प्राकृत संख्याओं का पूरा बॉक्स शामिल था, और साथ में एक एक्स्ट्रा वैल्यू शामिल थी, कौन? 0, वो अलग से डली हुई थी। तो आपको पता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। लेकिन यदि इसी का उल्टा करा जाए, सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ लिख दिया जाए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को मतलब बना के आपको सत्य सत्य वगैरह में दिया जाता है। अब यदि यही उल्टा हो जाए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो यह गलत है। सभी बोल दिया इसलिए, क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के पास 0 भी रहेगा, और 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है। तो इस तरह से आपको मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये सही है। परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, यह गलत है। या फिर सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं, यह भी गलत ही आएगा। जैसे ऐसा बोल दिया, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, यह भी सही है। सभी प्राकृत संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, यह भी सही है। परंतु उल्टा आ जाए, सभी परमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं बोल दिया, तो गलत हो जाएगा। सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं आ जाए, तो यह भी गलत होगा। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यह भी गलत होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हम बात करें प्राकृत संख्याओं से हम पूर्ण में जाएंगे, पूर्ण से किस में जाएंगे? पूर्णांक में जाएंगे, और पूर्णांक से हम परमेय में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अपोजिट चलेंगे तो गलत होगा। अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा बच्चों? गलत होगा। यह गलत है, मतलब अपोजिट वाला गलत माना जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ प्राकृत से पूर्ण में जा रहे हैं, सही है। पूर्ण से पूर्णांक में जा रहे हैं, सही है। पूर्णांक से परमेय में जा रहे हैं, सही है। परंतु उल्टा आएंगे, परमेय से पूर्णांक में, यदि आपसे बोला जाए सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, गलत है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो भी गलत है। सभी पूर्ण प्राकृत होती हैं, गलत है। सभी परमेय पूर्ण होती हैं, ये गलत है। सभी परमेय प्राकृत, गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स में देंगे। यदि आपको ये क्लियर हैं तो आप इनको बड़े आसानी से मतलब सत्य सत्य वगैरह, खालिस्तान वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आप इस अब देखिए बच्चों, कुछ संख्याओं के बारे में और बात करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं, ये कुछ नई मतलब संख्याएं हैं, कुछ संख्याओं के पे और बात करते हैं हम। कुछ संख्याएं जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें या फिर जिनमें 2 का भाग जाए, जिनमें 2 का भाग चला जाए।
या फिर सीधे से शब्दों में बोलें कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होंगी वो? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इनमें 2 का भाग जा रहा है। ये धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो वैसे तो जनरली आप प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर +-2 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस यूज कर रहा हूँ। पहले तो मैं धनात्मक की बात कर रहा हूँ, इसलिए चाहें तो आप प्लस प्लस वाली ले सकते हैं। बाकी ये प्लस माइनस धन की, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें 2 का भाग जा रहा है। विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग, जिन संख्याओं में जिनमें 2 का भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग ना जाए, जैसे +-1, +-3, +-5, ऐसी संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। अब बात आती है, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं नंबर 3, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। वैसे तो इनकी डेफिनेशन कई तरह से दी जा सकती है, ठीक है, लेकिन आप सिंपल से शब्दों में याद रखो कि 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 खुद या स्वयं, खुद जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वयं। या फिर नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ, एक स्वयं होगा जिसको हम खुद बोलते हैं, और एक दूसरा एक ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य के बारे में, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अभाज्य। भाज्य के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं। जैसे कैसे? देखिए, जैसे 2 में आपने देखा, 2 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाएगा और 2 का जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, 1 से भी विभाजित है और 2 खुद से विभाजित है। जैसे 3 में आपने देखा 1 से विभाजित है और खुद 3 से विभाजित है। जैसे 4 को लेंगे नहीं, क्यों? 4 1 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। तो फिर आएगा कौन? 5 में आप देख पा रहे हैं 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। 2 संख्याओं से ये विभाजित हो रही हैं। केवल 2 संख्याओं, 2 गुणनखंड आना चाहिए, मतलब 2 संख्याओं से विभाजित। 6 को हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 3 का भी भाग चला जाता है, 2 का भी चला जाता है। तो इसके बाद आएगा 7 में 1 का भाग और 7 का भाग जाएगा। इस तरह से फिर 8 आएगा नहीं, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर आएगा 11, मतलब केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, एक खुद का और एक का। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने 4 लिया, 4 में देखिए किसका भाग जा रहा है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और खुद 4 का जाता है। तो आपने देखा 1 का तो जाता ही है, 4 का भी जा रहा है, खुद का जा रहा है, और दूसरी बात कोई दूसरी संख्या का भी जा रहा है। तो मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं इसमें, इसलिए ये एक ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है। जैसे कि 6 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 3 का और खुद 6 का। इसके बाद 8 हो गया, 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। फिर 9 में किस किस का? 1 का, 9 में किस किस का भाग जा रहा है बच्चों? 9 में जा रहा है 1 का, फिर 3 का, फिर
9 का। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे, देखिए अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य होती क्यों नहीं होती भाई, ऐसा क्या कर दिया इसने ये कर दिया, देखिए इनके नियम कहते हैं, ये क्या कहता है, अभाज्य संख्याएं कहती हैं कि हमारे केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, एक तो खुद होना चाहिए और एक होना चाहिए। तो देखो इसके 2 गुणनखंड हैं, केवल 2, ना तो ज़्यादा ना कम, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं अभाज्य। और भाज्य का कहना क्या है, हमारे 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 बने, 4 बने, 5 बने, कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए अब एक की बात करेंगे तो एक के पास केवल 1 गुणनखंड आता है। कैसे आता है, केवल खुद से ही विभाजित होगा 1 से, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर उसके पास है नहीं जिससे वह विभाजित हो जाए। तो इसीलिए यह ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे बच्चों। अब बात कर रहे हैं बच्चों सहअभाज्य संख्याओं की। सहअभाज्य, अच्छा बच्चों मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है, यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं हम इनको, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है, इसलिए यौगिक संख्याएं भी पढ़ते हैं। तो उसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि भाज्य तो बता दिया, भाज्य अभाज्य बता दिया, यौगिक क्या होता है, तो यौगिक भाज्य को ही यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, ऐसे संख्या, ऐसा लिख लो आप सिंपल, संख्याओं के ऐसे जोड़े या युग्म जोड़े, जिनको हम युग्म भी बोलते हैं, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका HCF केवल एक आता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभी एक ऐसी आएंगी जैसे 2 और 3, देखिए इनमें, मतलब दूसरे शब्दों में कहें कि इनमें केवल 1 का ही भाग जाता है। ऐसे नंबर लो आप, ऐसे जोड़े लो जिनमें केवल 1 का भाग जाता है, ठीक है, खुद भले ही किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, लेकिन यदि दोनों में साथ साथ भाग की बात आएगी तो केवल 1 का भाग जाएगा, उनको क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 3 4 5, अब आप देख पा रहे हैं 4 5 में 3 4 भी ले सकते हैं आप, 3 4 ले लो आप, 3 4 में आप देखेंगे, देखिए 1 में क्या हो रहा है, 3 में जो है 1 का भाग जा रहा है और खुद 3 का जा रहा है, लेकिन 4 में 2 का भी जा रहा है, ठीक है, और 1 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो आपने देखा कि लेकिन इन दोनों में यदि साथ में भाग लगाएंगे तो केवल 1 का जाएगा, एक मतलब इनका HCF 1 रहेगा। यह भी जैसे हमने और भी संख्याएं ली 9 और 16, अब देखो 9 बहुत सारी संख्याओं, मतलब जैसे 1 से विभाजित है, 2 से 3 से विभाजित है, खुद 9 से विभाजित है, 16 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से विभाजित है। परंतु यदि आप देख पा रहे हैं जैसे इसको, यह किस से विभाजित है, 1 से 3 से और खुद 9 से, और यह किस से विभाजित है, 1 से 2 से 4 से 8 से और खुद 16 से। लेकिन यदि हम बात करें कि ऐसी कोई संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो रही हैं, तो केवल 1, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, यही HCF होता है। तो इसी को हम बोलते हैं HCF। तो देखा आपने कि इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, सिर्फ एक है जिसका दोनों में भाग जा रहा है, इसलिए यह क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने ले लिया 16 और 25, ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य, जो सिंपल से शब्दों में बटे में यदि अपॉन में रखें हम, तो ये किसी से नहीं कटेंगी एक के अलावा। समझ में आया? तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों,
कुछ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है बच्चों? इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में मासा कहा जाता है, मासा, महत्तम समापवर्त। तो देखिए ये क्या होता है बच्चों, महत्तम समापवर्त निकालना है, मतलब HCF निकालना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन तो आप कुछ भी मतलब बहुत सारी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन सिंपल से शब्दों में जो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है वो बात करते हैं हम। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल की सबसे छोटी उभयनिष्ठ ऐसा लिखो आप, संख्याओं, या फिर ऐसा लिख लो गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात को हम क्या बोलते हैं बच्चों? HCF बोलते हैं। सिंपल से शब्दों में जो आपके लिए यूजफुल है और जिसी का यूज होता है। जैसे आपको सिंपल से बोलूं, जैसे 4 है, यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर मान लो 8 लिखा है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 × 2 लिख देंगे, ठीक है। ये इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 करके, ठीक है। यह कितनी 2 × 3 आया, मतलब यहाँ पर आपने देखा कि इसको 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 लिख दिया। 8 को क्या लिखोगे आप? 2 × 2 × 2, मतलब 2 पे पावर 3। तो इन तीनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 2 है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और 2 में भी कौन सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। इसलिए HCF क्या आ जाएगा इनका? HCF आ जाएगा 2 पे पावर 1, मतलब 2। ये HCF होता है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो कोई भी नंबर लेके 2, 3, 4 जितने भी नंबर हैं उनका HCF इस तरह से निकलता है। नंबर 6 आते हैं बच्चों हम LCM में। LCM में जिसको हम मासा बोलते हैं, मासा, तो सॉरी लासा बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्त। यह महत्तम समापवर्तक था, यह लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखेंगे, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी पढ़ते हैं लासा को। तो देखिए देखेंगे आप इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात आती है इसमें, सबसे बड़ी घात। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए इन्हीं नंबर्स का हम LCM निकालें, तो LCM निकालें, जैसे 4 को हमने क्या लिखा था? 4 को लिखा था तो 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं आता इसमें LCM में जो है सभी गुणनखंड लिख लो बच्चों, सभी गुणनखंड। मैंने वो क्या है कि उसी को डायरेक्टली लिख दिया, सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। तो देखिए 4 को हमने क्या लिखा? 2 × 2, 2 की पावर 2 लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आप 6 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, मतलब इसको 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1। फिर कितना है बच्चों? 8 है। 8 में क्या है? 2 × 2 × 2, मतलब 2 पे पावर 3। अब इनमें हमें क्या करना है? LCM निकालना। तो LCM में आपने क्या बोला? सभी गुणनखंड, ठीक है, भले ही वो उभयनिष्ठ हैं या नहीं है, उनको सबको लेना है। तो देखिए HCF क्या आ जाएगा इनका? LCM क्या आ जाएगा? देखते, सबसे पहले हमने क्या लिखा? 2 को देखा। 2 में सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की पावर 3 कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन है? 2 पे घात 3 है। फिर जो सभी गुणनखंड लेना है, पहले 2 ले लिया, सबसे बड़ी घात ले लिया, अब किसको लेंगे? 3 को। ये 3 ले लिया, तो इसको हल करेंगे तो कितना होता है? 8 होता है, और × 3 कितना बनेगा? 24, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ये होता है LCM, जिसको लासा बोलते हैं। तो ये आपका इतना कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और है, एक फार्मूला और यूज होता है बच्चों, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, मतलब मासा इंटू LCM मतलब लासा, ये होता है। इससे हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे आपको मासा और लासा दिया है तो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे। यदि मान लीजिए आपको संख्याएं दी हैं तो आप उनका गुणा कर सकते हैं, और लासा दिया है, LCM दिया है, तो आप उससे मासा निकाल सकते हैं। तो यह सूत्र जो है हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। बस आपका जो बेसिक फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है, इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह, खाली स्थान, सही जोड़ी सब बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम मतलब एक्सरसाइज करेंगे, और फिर आगे भी हम अगली एक्सरसाइज में भी बेसिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो इस तरह से हम ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।